हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज जो अपना टॉपिक है वो है नर युग्मकोद्भिद का विकास, जिसमें मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की अपन कंप्लीट प्रोसेस की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब पराग कोशों का स्फुटन होता है तो हमने ये कहा था कि वहाँ से रिलीज़ होते हैं क्या, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स। बेसिकली जो परागकण वहाँ से रिलीज किए जाते हैं वो उस समय नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट को निरूपित करते हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये हुआ कि नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया लघु बीजाणु धानी में ही क्या कर दी जाती है, प्रारंभ कर दी जाती है। अर्थात यहाँ जो पोलन ग्रेन इस प्रकार से, जो अपन ने पीछे डायग्राम में स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसमें एक केंद्रक होता है, उस न्यूक्लियस में कुछ डिवीजन होते हैं, साथ ही साथ दो कोशिकीय अवस्था के रूप में यानी कि 2 सेल्ड स्टेज, 2 कोशिकीय अवस्था के रूप में अधिकांश जो आवृतबीजी पादप हैं उनमें पराग कणों को रिलीज़ कर दिया जाता है यानी कि मुक्त कर दिया जाता है। अर्थात जब परागकोश स्फुटित होते हैं तो जो निकलने वाले परागकण हैं वो बेसिकली 2 कोशिकीय अवस्था वाले होते हैं जो नर युग्मकोद्भिद को निरूपित करते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो लघु बीजाणुधानी में ही प्रारंभ हो जाती है। वहाँ कौन कौन से कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं उनको अपन डायग्राम की मदद से या चित्र की सहायता से अपन यहाँ देखते हैं। ये कुछ मैंने डायग्राम्स पहले ही तैयार कर लिए हैं ताकि अपना वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो पीछे अपन ने जो डायग्राम पढ़ा था बेसिकली यही हमने देखा था कि कुछ इस प्रकार से यहाँ, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से ये बाहर की तरफ एक्साइन, अंदर की तरफ इंटाइन है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म है और यहाँ अपन केवल 3 ही नाम लेकर के चलेंगे। ये इसका है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, जो कि कैसा होता है, एगोनित, और ये परागकण है। अब देखिए, सबसे पहली जो घटना घटित होती है वो ये कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर से वॉल की तरफ यानी कि भित्ति की ओर मूव कर जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य है और जो केंद्रक जो कि यहाँ था वो सपोज कीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ भित्ति की तरफ क्या कर गया, मूव कर गया। तो सबसे पहली जो घटना घटित होती है वो ये कि केंद्रक एक पर्टिकुलर साइड में मूव कर जाता है, ये एक्साइन, ये इंटाइन और ये न्यूक्लियस। दूसरी जो चीज़ घटना घटित होती है कि अब जो ये न्यूक्लियस है उसमें होता है डिवीज़न। अब चूंकि ये अगुणित है तो ऑब्वियसली बात है कॉमन सेंस की, यहाँ जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब जब समसूत्री विभाजन होगा तो 2 केंद्रक बनेंगे, तर्कुतंतु, तारक केंद्र वगैरह सब यहाँ अपने को तारक केंद्र यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि पादप कोशिका में तारक का अनुपस्थित होता है। यहाँ केवल अपने को तर्कुतंतु ही दिखाई देंगे। उससे पहले यहाँ केंद्रक के ऑपोजिट साइड में, दूसरी साइड में रिक्तिकाएं बनना प्रारंभ होती हैं, छोटे छोटे आकार की, इस प्रकार से। और ये सभी रिक्तिकाएं आपस में मिलकर के एक बड़े आकार की रिक्तिका का क्या कर देती हैं, निर्माण। और उसी दौरान यहाँ आप देखेंगे कि ये बाकी कोशिका द्रव्य है। यहाँ केंद्रक में विभाजन के दौरान कुछ इस प्रकार से तर्कुतंतुओं का निर्माण होता है, जहाँ इनको मैं अलग से बड़े आकार में दर्शा देता हूँ। कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ये सेंटर की तरफ है और ये वाला जो हिस्सा है वो भित्ति की यानी कि
वॉल की तरफ है। अब इसमें आप ध्यान देंगे तो जनरली हम जो तर्कुतंतु देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी कि उनके जो दोनों सिरे हैं वो नुकीले होते हैं, लेकिन यहाँ एक सिरा तो होता है नुकीला, शार्प, और जब एक सिरा जो है वो होता है भौंटा, यानी कि ब्लंट। और यहाँ इन पर इस प्रकार से क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इक्वल डिवीजन होने के पश्चात यहाँ 2 केंद्रकों का निर्माण कर दिया जाता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ 2 केंद्रक बन चुके हैं। तर्कुतंतु लुप्त हो जाते हैं, ये जो बने हैं इनको आप लिख सकते हैं तर्कु तंतु, जो कि यहाँ असममित, इनको कहेंगे अपन सममित क्योंकि दोनों तरफ दोनों सिरे एक जैसे हैं। ये असममित जो तर्कुतंतु हैं ये यहाँ डिवीजन के पश्चात विलुप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ये बड़े आकार की जो रिक्तिका थी ये धीरे धीरे वापस, जैसे छोटे छोटे रिक्तिकाओं के मिलने से बनी थी, ये वापस धीरे धीरे छोटी छोटी रिक्तिकाओं में टूट जाती है। और ये भी टूटते हुए एक्साइन, इंटाइन और ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई कह सकते हैं अपन, या पुत्री केंद्रक या अगुणित केंद्रक, इनको अपन लिख सकते हैं पुत्री केंद्रक। अब होता ये है कि अगले डायग्राम में हम देखेंगे कि यहाँ अब केंद्रक का विभाजन तो हो गया, अब विभाजन होगा यहाँ कोशिका द्रव्य का, कोशिका द्रव्य का विभाजन। जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है, यहाँ कोशिका द्रव्य विभाजन होता है असमान। असमान कोशिका द्रव्य विभाजन के फलस्वरूप ऑब्वियसली बात है एक साइड में ज़्यादा मात्रा में कोशिका द्रव्य जाएगा, एक साइड में कम मात्रा में कोशिका द्रव्य जाएगा, जिसकी वजह से एक बड़े आकार की कोशिका बनेगी, एक छोटे आकार की कोशिका बनेगी। तो कौन सी कोशिका कहाँ और कैसे बनेगी वो अपन यहाँ आगे देखते हैं। ये एक्साइन है, ये इंटाइन है। अब जो दोनों न्यूक्लियस हैं, रिक्तिकाएँ लुप्त हो चुकी हैं, इनमें से भित्ति के पास वाला न्यूक्लियस वहीं स्थिर रहता है, और जो ऊपर वाला न्यूक्लियस है जो कि आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा केंद्र की तरफ मूव कर जाता है, ये लगभग सेंटर में आ जाता है। और जो भित्ति के पास वाला न्यूक्लियस था वो लगभग वहीं का वहीं रह जाता है। ये इसका बाकी बचा हुआ कोशिका द्रव्य। अब चूंकि रिक्तिकाएँ और तर्कुतंतु वगैरह सब लुप्त हो चुके हैं, अब यहाँ कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, जैसा कि अपन ने यहाँ पढ़ा है असमान प्रकार का। तो यहाँ जो भित्ति बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि एक बड़े आकार की कोशिका बनी और एक छोटे आकार की कोशिका बनी। बड़े आकार की जो ये कोशिका है ये कहलाती है कायिक कोशिका, यानी कि वेजिटेटिव सेल, जिसको अपन वीसी से शो कर सकते हैं। छोटे आकार की जो कि लगभग इस प्रकार की कोशिका आपको देखने को मिल रही है, तर्कु रूपी, ये कोशिका कहलाती है जननिक कोशिका, यानी कि जनरेटिव सेल, जिसको आप जीसी के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ आप देखेंगे कि वीसी की जो सेल वॉल है वो ये नई बनी हुई है, और ये बाकी लघु बीजाणु की भित्ति जो है वो इसी कोशिका भित्ति का निर्माण कर देती है। जनरेटिव जो सेल है उनमें ये वाली भित्ति दोनों की कॉमन है, और ये जो भित्ति है वो अलग है। तो अब क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है ये अपने चारों ओर नई भित्ति का निर्माण करती है, और नई भित्ति का निर्माण करके कुछ इस प्रकार से ये लगभग गोलाकार आकृति के रूप में यहाँ देखने को मिलती है। कुछ समय के लिए इसकी आकृति कैसी हो जाती है, गोलाकार। ये वीसी, और वीसी का जो जीव द्रव्य है एक्साइन, इंटाइन, ये वीसी, और ये है आपकी जीसी यानी कि जननी कोशिका। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो याद रखने की वो ये है कि यहाँ जो जननिक कोशिका है जिसको अपन जीसी से शो कर रहे हैं, ये तैरती हुई पाई जाती है किसमें, वीसी के
जीव द्रव्य में, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोशिका के अंदर कोशिका। अब क्या होता है, ये दो कोशिकीय जो अवस्था है, दो कोशिकीय जो अवस्था है, इसी स्थिति में जो परागकण हैं ये बाहर पराग कोशों के स्फुटन के फलस्वरूप रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो जो डायग्राम अपन ने परागकण की संरचना में आपने पढ़ा था, अगर आप वो बना करके आते हैं तो भी सही होगा, और अगर दो कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद अवस्था वाला ये चित्र बना करके यदि आप परागकण की संरचना को समझाते हैं तो भी आपका जो आंसर है वो राइट माना जाएगा। अब यहाँ जीसी में डिवीजन होता है दोबारा। तो एक तो ये वीसी जो केंद्रक ऑलरेडी है यहाँ, जीसी की जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से तर्कुरूपी होती है, यहाँ इस प्रकार से देखने को मिलेगी आपको। जीव द्रव्य में ही ये, यानी कि ये वीसी और ये आपकी जीसी, यानी कि कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती हुई जननिक कोशिका, जिसकी आकृति होती है मूसाकार या लेंसुलेट शेप प्रकार की, या जिसे हम कह सकते हैं तर्कुरूपी आकृति की। यहाँ अब जीसी में पुनः डिवीजन होता है, और डिवीजन के फलस्वरूप कुछ जो स्थिति है, इसी पेन से मैं बना देता हूँ डायग्राम, ये इंटाइन और उसके बाहर की तरफ कुछ इस प्रकार से ये एक्साइन, ये आप देख सकते हैं एक्साइन है, इंटाइन है कुछ इस प्रकार से, और ये आपकी वीसी, यानी कि जिसे आप लिख सकते हैं कायिक कोशिका। अब यहाँ क्या होता है कि जो जीसी है इसमें डिवीजन होता है, और इस प्रकार से दो कोशिकीय संरचना या दो अगुणित केंद्रकों का पुनः निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ जो बेसिकली है वो तीन कोशिकीय परिपक्व नर युग्मकोद्भिद विकसित होता है, जिसमें ये जो दोनों केंद्रक हैं जो कि जीसी से निर्मित हुए हैं, ये नर युग्मकों को निरूपित करते हैं, ये भी अगुणित और ये भी अगुणित। तो तीन कोशिकीय परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। इसको शॉर्टली एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले केंद्रक जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, मूव करने की दिशा के ऑपोजिट साइड में जो बचा हुआ कोशिका द्रव्य, वहाँ छोटी छोटी रिक्तिकाएँ डेवलप होती हैं जो मिलकर के एक बड़े आकार की रिक्तिका बनाती हैं। जिस तरफ रिक्तिका बनती है वो डिसाइड हो जाता है, जो कि जेनेटिकल लेवल पे पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि इस साइड वेजिटेटिव सेल बनेगी, यानी कि कायिक कोशिका बनेगी, और जिस साइड केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप तर्कुतंतु बनते हैं वो भी असममित प्रकार के, एक सिरा नुकीला एक सिरा मोटा, वो डिसाइड कर देता है कि यहाँ जननी कोशिका का निर्माण होगा। जैसे ही केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप दो अगुणित पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है, न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है, रिक्तिकाएँ पुनः धीरे धीरे छोटे आकार की होकर के लुप्त हो जाती हैं, और असमान कोशिका द्रव्य विभाजन के फलस्वरूप, असमान, ये आपको विशेष याद रखना है, असमान कोशिका द्रव्य विभाजन के फलस्वरूप एक बड़े आकार की कायिक कोशिका, आप यहाँ लिख सकते हैं कायिक कोशिका, और एक छोटे आकार की तर्कुरूपी जननिक जनरेटिव सेल का निर्माण कर दिया जाता है। और ये जो अवस्था है वो कहलाती है दो कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद, जहाँ पे कुछ ही समय पश्चात जननिक कोशिका अपने चारों ओर नई भित्ति का निर्माण कर लेती है, और कुछ समय के लिए इसकी जो आकृति है वो गोलाकार हो जाती है, और यही वो अवस्था है जिसमें पराग कणों को पराग कोशों के स्फुटन के फलस्वरूप बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अधिकांश जो आवृतबीजी पादप हैं उनमें दो कोशिकीय अवस्था या दो कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद अवस्था के रूप में परागकण मुक्त किए जाते हैं, जहाँ ये जो पोर्शन है, यानी कि जो आगे की प्रोसेस है वो वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद कंप्लीट होती है। लेकिन कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जिनमें ये परागकण जो है वो इसी स्थिति में डायरेक्ट रिलीज़ किए जाते हैं। तो यहाँ जैसे ही ये अपने चारों ओर नई भित्ति बनाती है, इसका
कुछ समय पश्चात ये अपनी मूल आकृति यानी कि तर्करूपी में वापस कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ इसमें के केंद्रक में डिवीजन होता है। डिवीजन वही समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ भी जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है, 2 कोशिकाओं का पुनः निर्माण कर दिया जाता है जिनमें अगुणित केंद्रक उपस्थित होते हैं, और यही दोनों अगुणित केंद्रक नर केंद्रक अथवा नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। और इस प्रकार 3 कोशिकीय परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो यहाँ कंप्लीट होती है। आप डायग्राम को अच्छी तरह से देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और बाकी जो डायग्राम्स हैं, जो नोट्स वगैरह जो बनते हैं वीडियो के दौरान, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। चैनल का नाम भी बायोलॉजी इन हिंदी बाय अभिषेक भारद्वाज है। आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।